Good morning, everyone. This is Shoaib Tyagi, lecturer at Impact College Science and Technology, Rampur. Welcome to Impact Agri Classes. स्टूडेंट्स, इम्पैक्ट एग्री क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पे लेक्चर प्रोवाइड करा रही है। अलग अलग सब्जेक्ट के हमने आपको लेक्चर प्रोवाइड करा दिए हैं। फार्म मशीनरी पे भी हमने वीडियो लेक्चर बनाए हैं आपके लिए, और आपके मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर पे वीडियो लेक्चर हमने बनाए हैं। आज हम जो हमारे अब सब्जेक्ट हम कंटिन्यू किए हुए हैं, जो हमारा रेगुलर बेसिस पे हम इसके लेक्चर ला रहे हैं, वो सब्जेक्ट है हमारा रेनफीड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट। इसमें मैंने 2 क्लासेस आपको प्रोवाइड करा दी है। मेरी क्लास नंबर 3 है, तीसरी क्लास है। तो स्टूडेंट, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, और साथ साथ आप जो कंटेंट में आपको पढ़ाता हूँ उसको आप नोटबुक में नोट करते चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, और अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों यानी कि और स्टूडेंट्स को भी आप शेयर करें मेरी वीडियो लेक्चर, क्योंकि यहाँ पे मैं एकेडमिक लेवल से आपकी तैयारी करा रहा हूँ। सारे सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। अभी रेगुलर बेसिस पे जैसे लेक्चर में आपके लिए बना के लेके आ रहा हूँ, ऐसे ही मैं आगे बना के लेके आता रहूंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में बताएं अगर किसी प्रकार का कोई सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसके आप वीडियो लेक्चर चाहते हो वो भी आप बता सकते हो, या किसी तरीके का कोई वीडियो में इम्प्रूव चाहते हो तो वो भी बता सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम अपने लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स, मैं रेनफीड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसी का हमारा आज एक टॉपिक है, कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन में अबाउट रेन फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के लिए, या रेनफीड फार्मिंग के कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। हमने यहाँ पे आपको कुछ रीजन यहाँ पे दिए हैं, ये वो रीजन है हमारे इंडिया के, वो क्षेत्र है जिन क्षेत्र में हमारा ड्राई लैंड फार्मिंग होता है या ड्राई फार्मिंग होता है इंडिया में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये टॉपिक तो आपको आता होगा, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर क्या है, रेनफीड फार्मिंग क्या है, ये तो आपको पता होगा। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स को जानकारी नहीं होती है कि हमारे ये जो पर्टिकुलर जो रीजन है ये कहाँ पे पड़ रहे हैं, ड्राई फार्मिंग होती किस रीजन में है हमारी, ये कहाँ होती है इंडिया में। ठीक है, तो यही इसी बिहाफ पे मैं कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखते हैं हमारा क्या है। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एरिया इन इंडिया, तो कहाँ है हमारा ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एरिया इंडिया में। तो एक तो हमारा है नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान। भाई राजस्थान हमारा क्या है, राजस्थान हमारा क्या है, ड्राई क्षेत्र है। ठीक है, वहां पे हमारी एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन पाई जाती है। तो वो रीजन हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारी 2 कंडीशन पाई जाती है, एरिड और सेमी एरिड, एरिड और सेमी एरिड। यहाँ पे 2 कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो हमारा जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होगा वो सबसे ज्यादा इंडिया में कहाँ होता है, नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान में होता है। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में, यहाँ पे हम इसकी बात करें तो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में हमारे क्या होता है, एरिड और सेमी एरिड जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है वो होता है। ठीक है, और यही एरिया हमारे इंडिया को ड्राई फार्मिंग में इसी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, बहुत हमारी जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं, जैसे कि हम सबसे ज्यादा हमारी सरसों मस्टर्ड कहाँ पे ग्रो होती है, वो राजस्थान में ग्रो होती है। ठीक है, पल्सिस भी ज्यादातर यहीं पे ग्रो होती है हमारे, क्योंकि ये जो क्रॉप्स मैं आपको बता रहा हूँ ये ड्राई रीजन में ग्रो होने वाले ही क्रॉप्स है। ठीक है, तो जब ड्राई रीजन में ग्रो होने वाली क्रॉप्स है तो वो कहाँ पे होंगे, हमारी राजस्थान में ग्रो होंगे। तो पहला हमारा जो सबसे बड़ा रीजन है वो कौन सा है, नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान। नेक्स्ट रीजन हमारा क्या है, दी प्लेटू रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया। एक पठारी क्षेत्र है हमारे सेंट्रल इंडिया का, एक पठार क्षेत्र हमारा आता है हमारे किसमें, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट हमारा जो है वो है द एलुवियल प्लेन्स ऑफ गंगा यमुना रिवर बेसिन। मतलब वो एलुवियल प्लेन्स, वो हमारे प्लेन क्षेत्र, वो समतल क्षेत्र जो हमारे गंगा या यमुना के किनारों के आसपास आते हो, तो वहां उनको भी हम क्या बोलते हैं, ड्राई रीजन बोलते हैं। ठीक है, लैंड बोलने का सबसे बड़ा कारण यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे जो मृदा पाई जाती है वो सैंडी पाई जाती है,
कौन सी पाई जाती है? रेतीली मृदा पाई जाती है। तो जो रेतीली मृदा हमारी होती है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी एक विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है उसकी? उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमारी बहुत कम होती है, लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो जब उसकी लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है तो वो हमारे अधिक समय तक वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगी। क्या कर देगी? वाटर को वो पर्कुलेट कर देगी, वो वाटर हमारे ग्राउंड लेवल में मिल जाएगा जाके। अब हमें खेती ग्राउंड लेवल पर तो करनी नहीं है, हमें तो खेती कहाँ करनी है? सोइल के सरफेस एरिया पे करनी है, ऊपर करनी है, ठीक है। तो वहां जहाँ पे हमको खेती करनी है वहीं पे तो हमको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। अब हमारा जो वाटर है, क्योंकि उसका इन्फिल्ट्रेशन, सैंडी सॉइल का इन्फिल्ट्रेशन रेट भी ज्यादा होता है, उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बिल्कुल जीरो होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोहेशन फोर्स हमारा बहुत कम लगता है। क्या? कोहेशन फोर्स, उनके जो पार्टिकल टू पार्टिकल अटैचमेंट होता है ना, वो बहुत कम होता है। तो इसी वजह से वहां पे क्या होता है, हमारी ड्राई रीजन उसको हम कहते हैं। वैसे तो अगर हम ग्राउंड लेवल ग्राउंड वाटर की बात करें तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज तो बहुत अच्छा है वहाँ, लेकिन वहां पे क्या है हमारे पास में, अपर जो सोइल सरफेस है वो सोइल सरफेस हमारा ड्राई है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा वो रीजन कहाँ में आएगा, किस चीज में आएगा, ठीक है, हमारा ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में आएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, द सेंट्रल हाईलैंड ऑफ गुजरात। गुजरात भी हमारा कौन सा रीजन है? एक ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंदर आता है। ये भी एक ऐसा क्षेत्र जो ड्राई क्षेत्र हमारा कहलाता है, कुछ एरियाज में ड्राई क्षेत्र है। दूसरा हमारा महाराष्ट्र का भी कुछ एरिया हमारा क्या है, ड्राई रीजन में आता है। तीसरा हमारा मध्य प्रदेश का भी कुछ एरिया हमारा किस में आता है, ड्राई रीजन में आता है। यहाँ पे भी हमारी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है यहाँ पे, दी रेन शैडो रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र, ठीक है। हमारे जो वेस्टर्न घाट है महाराष्ट्र का, वो रीजन भी हमारे किस में आता है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, कौन सा एरिया है, द डिकन प्लेटू ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। एक ये पठारी क्षेत्र है हमारे आंध्र प्रदेश का, ये भी हमारे किस में आता है, ये भी हमारे ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में आता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, द तमिलनाडु हाईलैंड। एक हमारे जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु राज्य, तो उसका जो हाईलैंड है, जो अब उसका हाईलैंड रीजन है, वो हाईलैंड रीजन भी हमारे किसमें आता है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में आता है, ठीक है। तो ये एक इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, इसको आप नोट डाउन कर ले, उसको रेगुलर पढ़ते रहे तो आपको पता हो जाएगा कि हमारा ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इंडिया में किस किस रीजन में किस किस एरिया पे होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे हम आपके लिए एक टेबल हमने आपके लिए यहाँ पे अरेंज की, एक टेबल बनाई है। तो टेबल क्या है हमारी, वो हमने यहाँ पे रेनफॉल को, बारिश को जोन के हिसाब से हमने क्या किया है, इंडिया में जोन के हिसाब से उसको क्लासिफाई किया, उसका क्लासिफिकेशन किया है। तो देखते हैं हमारा क्या क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन रेनफॉल जोन इन इंडिया, ये अलग अलग हमारे रेनफॉल जोन की क्या है, क्लासेस हैं, उनको हमने विभाजित किया हुआ है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में। तो एक कैटेगरी हमारी इधर क्या आ गई, एक कैटेगरी आ गई हमारा क्या, रेनफॉल मिलीमीटर में आ गया। तो एक होता है हमारा वेरी लो, वेरी लो हमारी कैटेगरी है रेनफॉल की। तो जहां पर वेरी लो मतलब बहुत कम वर्षा होगी, बहुत कम वर्षा होगी, तो वो वर्षा हमारी कितनी होगी, बहुत कम, ठीक है। जहाँ पे सबसे कम मतलब बहुत कम वर्षा होगी, एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या होगी, वो ड्राई रीजन होगा हमारा, ठीक है। और ड्राई रीजन हमारा कौन सा होगा, ड्राई रीजन वो होगा जहाँ पे हमारे 500 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा हो रही हो, ठीक है। तो आप ये इसको नोट डाउन करते रहो। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, लो रेनफॉल हम किसको बोलेंगे, लो रेनफॉल हम उसको बोलेंगे जहां पर हमारी वार्षिक वर्षा 500 mm से 750 mm के बीच में हो रही हो, ठीक है। और इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, सेमी एरिड रीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेमी एरिड रीजन, सेमी एरिड बोलेंगे, इसको एरिड बोलेंगे। हमारा जो वेरी लो है इसको एरिड, और हमारी जो जहाँ पे लो रेनफॉल हो रही है उसको बोलेंगे सेमी एरिड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मीडियम, मीडियम रेनफॉल हमारी कितनी होती है, तो मीडियम रेनफॉल हमारी कितनी होगी, वो हमारी होगी 750 मिलीमीटर से 1100 मिलीमीटर के आसपास हमारी जहाँ पे वार्षिक वर्षा होगी। तो उस वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे कि उस क्षेत्र में हमारी जो वर्षा होती है वो मीडियम होती है, ठीक है, माध्यम होती है हमारी, ना ज्यादा ना कम, ऐसी रेनफॉल होती है हमारी, ठीक है।
तो इसमें जो हमारा रीजन आएगा मीडियम में, ये कौन सा रीजन आएगा हमारा, यहाँ पे हमारा सेमी एरिड और सब ह्यूमिड आएगा। कौन सा आएगा, सेमी एरिड एंड सब ह्यूमिड, सब ह्यूमिड क्षेत्र आएगा। ठीक है, मतलब अर्ध शुष्क, मतलब आधा शुष्क होगा हमारा और आधा क्या होगा हमारा, आर्द्र होगा। ह्यूमिडिटी भी उसके वहां पे थोड़ी बहुत आपको देखने को मिल जाएगी किसी पर्टिकुलर रीजन में जहां पर हमारा रेनफीड कंडीशन है। दूसरा हमारा यहाँ पे सेमी एरिड भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जहां पर रेनफॉल हमारी हाई होती है, तो हाई का क्या क्राइटेरिया है यहाँ पे, तो हाई का क्राइटेरिया है हमारा 1100 mm से 1400 mm के बीच में जहां पर वार्षिक वर्षा हो रही है, तो उस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे कि वहां पे हाई रेनफॉल होती है हमारी। ठीक है, अगर हम वेरी हाई की बात करें तो वेरी हाई हमारा क्या होगा, वेरी हाई पे हमारे जहाँ 1400 mm से ज्यादा वार्षिक वर्षा हो रही है, तो उस एरिया को हम बोलेंगे कि वहां पे हमारी रेनफॉल जो है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत हाई रेनफॉल है। ठीक है, अब हाई रेनफॉल में हमारा कौन सा रीजन आएगा, यहाँ पे ह्यूमिड आएगा और हमारा क्या आएगा, सब ह्यूमिड आएगा। ह्यूमिड और सब ह्यूमिड यहाँ पे आएगा, सब ह्यूमिड और ह्यूमिड यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करते लेना, थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ ना, शायद आपको यहाँ पे अच्छे से ना दिखे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन करते रहना। हाई रेनफॉल जहाँ पे होगी वहां पे सब ह्यूमिड और ह्यूमिड रीजन आएगा। ठीक है, लेकिन जहाँ पे हमारा क्या होगा, वेरी हाई रेनफॉल होगी, तो वहां पे हमारा क्या आएगा, ह्यूमिड रीजन आएगा, आर्द्र क्षेत्र आएगा। ठीक है, और हमारा क्या आएगा, एंड वाटर लॉग कंडीशन रहेगी वहां पे। कुछ रीजन में क्या रहेगी, वाटर लॉग कंडीशन रहेगी, मतलब कुछ रीजन में क्या है, जल भराव की स्थिति रहेगी, और कुछ रीजन में क्या है, आर्द्रता हमारी बनी रहेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको टेबल यहाँ पे अच्छा कंटेंट यहाँ पे दिया है टेबल के फॉर्म में आपको, तो इसका आप नोट डाउन कर लो और अपनी नोटबुक में टेबल बना लो। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, कॉम्पिटिटिव के साथ साथ में आपके ये एकेडमिक एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, अगर वो इस तरीके की टेबल अरेंज करके अपने एग्जाम कॉपी में या अपने एग्जाम कॉपी में इस तरीके का टेबल करके लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, तो वहां पे आपको जो मार्क्स है एग्जाम में वो बहुत अच्छे मार्क्स देके जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, यहाँ पे वेरी लो रेनफॉल हो रही है, तो उस वेरी लो रेनफॉल हमारी जहाँ पे हमारी 500 mm से कम वार्षिक वर्षा होगी, तो उस वार्षिक वर्षा को हम क्या बोलेंगे, वेरी लो रेनफॉल होगी। ठीक है, जहाँ पे जिस एरिया में हमारे 500 से 700 mm वार्षिक वर्षा होगी, तो हमारे उसको हम क्या बोलेंगे, लो रेनफॉल रीजन बोलेंगे। जहाँ जिस एरिया में हमारे 750 mm से 1100 mm के बीच में वार्षिक वर्षा होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मीडियम रेनफॉल एरिया बोलेंगे या रीजन बोलेंगे। जहाँ पे हमारी हाई होगी, तो हाई वाला क्षेत्र हमारा कौन सा होगा, जहाँ पे हमारी वार्षिक वर्षा 1100 से 1400 बीच में होगी। ठीक है, 1100 से और 1400 के बीच में होगी। अगर वेरी हाई की बात करें तो यहाँ पे आएगा हमारा मोर देन हमारा कितना आएगा, 1400 से ज्यादा। ठीक है, मोर देन या। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ड्राई लैंड विद रेनफीड फार्मिंग। ये एक इतनी इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत ज्यादा, यहाँ से आपको सारी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी कि हमारा रेनफीड फार्मिंग क्या है और ड्राई लैंड फार्मिंग क्या है। तो चलो चलते हैं हम। तो ये मैंने टेबल आपको बताई, बना के आपको बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हमने लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब घटक, और ये हमारा क्या है, ड्राई लैंड फार्मिंग, और ये हमारा क्या है, रेनफीड फार्मिंग है। तो देखते हैं हम, अगर हम रेनफॉल की बात करें, हमारे ड्राई लैंड फार्मिंग जहाँ पे होती है, वहां पे वार्षिक वर्षा हमारी कितनी होती है, ठीक है, तो वहां पे होती है हमारी 800 मिलीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। लेकिन अगर हम रेनफीड फार्मिंग की बात करें, तो रेनफीड फार्मिंग हमारी कहाँ पे होगी, जहां पर हमारी वार्षिक वर्षा 800 मिलीमीटर से ज्यादा हो। ठीक है, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, रेनफीड एग्रीकल्चर, रेनफीड फार्मिंग एरिया बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबिलिटी टू द क्रॉप। ये हमारे क्या है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी टू द क्रॉप। तो ड्राई लैंड फार्मिंग हमारी जो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होगी वो क्या होगी, शॉर्टेज होगी, मतलब वहां पे नमी की उपलब्धता हमारे लिए बहुत कम होगी। नमी की मात्रा सोइल के अंदर और इन्वायरमेंट के अंदर बहुत कम पाई जाएगी। ठीक है,
नेक्स्ट हमारी रेनफीड की बात करें तो यहाँ पे हमारा मॉइस्चर जो होगा वो इनफ होगा, पर्याप्त मात्रा में होगा आपको, ठीक है, पर्याप्त मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि हम अगर बात करें हमारे ग्रोविंग सीजन की, तो ड्राई लैंड फार्मिंग में कितने दिन का ग्रोविंग सीजन रहेगा हमारा, कितने दिन तक आप अपनी फसलों को उगा सकते हो, मैक्सिमम कितने दिन रहेंगे, तो वो हमारी जो रहेंगे 200 दिनों से कम, 200 दिनों से यानी कि 200 डेज से यहाँ पे हमारा जो ग्रोविंग सीजन रहेगा वो रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम रेनफीड की बात करें तो यहाँ पे कितना आएगा हमारा, मोर देन 200 डेज, मतलब 200 दिनों से ज्यादा यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, ग्रोविंग सीजन रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें हमारे ग्रोविंग रीजन की, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा जो 200 डेज यहाँ पे क्या आ रहा है, इसकी बात करें अगर ड्राई लैंड फार्मिंग की, तो यहाँ पे 200 दिन हमारे कम, 200 दिनों से कम हमारे ग्रोविंग सीजन रहेगा। तो यहाँ पे हम कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं जहाँ पे हमारा लेस देन 200 डेज ग्रोविंग सीजन रहेगा, बताओ मुझे, हमें कौन कौन सी फसलें यहाँ पे उगानी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप को ग्रो करना पड़ेगा, जिनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो कम होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप को ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे उस क्रॉप का चॉइस करना पड़ेगा जो क्रॉप की हमारी वाटर रिक्वायरमेंट कम हो, मतलब लो वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप को यहाँ पे ग्रो करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके साथ में फिर हमें यहाँ पे क्या क्या देखना पड़ेगा, हमको यहाँ पे टिलेज ऑपरेशन कम परफॉर्म करने पड़ेंगे, मिनिमम टिलेज ऑपरेशन, क्यों, मिनिमम टिलेज ऑपरेशन यहाँ पे आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम अगर बात करें तो ऐसी कौन सी हमारी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है जिनको हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, तो उसकी अगर मैं बात करूं हमारी कुछ पल्सिस हो गई, पल्सिस यहाँ पे हम ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। ज्वार बाजरा ग्रो कर सकते हैं, ज्वार बाजरा ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें मोर देन जहाँ पे 200 दिनों से ज्यादा ग्रोइंग सीजन होता है, तो वहां पे हम कौन कौन सी कौन कौन सी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, तो मैं बात करूं अगर आपको बताऊं मोर देन 200 डेज सिर्फ जहाँ पे वार्षिक वर्षा हमारी कितनी हो रही है, 800 मिलीमीटर से ज्यादा हो रही है, और यहाँ पे मॉइस्चर भी हमारा क्या इनफ है, और जब मॉइस्चर हमारा इनफ है, पर्याप्त मात्रा में मॉइस्चर है, तो यहाँ पे हम क्या ग्रो कर सकते हैं, और हमारे पास में ग्रोविंग सीजन भी 200 दिनों से ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम गेहूं भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, राइस भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक। अब राइस के साथ में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे और इसके साथ में कौन कौन सी क्रॉप ग्रो कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो हम कॉटन भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ऐसा कोई हमारे यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, मतलब इतने जो हमारे 200 डेज है ना, इनफ है हमारे क्रॉप को ग्रो करने के लिए, 200 दिनों से ज्यादा यहाँ पे हमारा ग्रोइंग सीजन रह रहा है, और हमारी वार्षिक वर्षा भी यहाँ पे इनफ है, और मॉइस्चर भी यहाँ पे हमें पर्याप्त मिल रहा है, तो यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, हम मोस्टली फसलें यहाँ पे हम ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे हम इंटर क्रॉपिंग अपना सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग अपना सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग भी अपना सकते हैं हम यहाँ पे, मल्टीपल क्रॉपिंग भी अपना सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमें मॉइस्चर की प्रॉब्लम तो है नहीं, मॉइस्चर तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, इसीलिए हम यहाँ पे मैक्सिमम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, और लंबे समय वाली क्रॉप्स भी हम यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करें हमारे फोर्थ हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, ग्रोविंग रीजन। तो हमारा जो ड्राई लैंड फार्मिंग है उसमें कौन कौन से ग्रोविंग रीजन पाए जाते हैं, तो वहाँ पे एरिड पाया जाता है, हमारा सेमी एरिड पाया जाता है, ठीक है, ड्राई लैंड फार्मिंग में बिल्कुल मैं बता चुका हूँ वहां पे भी आपको, और इसके साथ साथ में हमारा क्या है, अपलैंड पाया जाता है, ठीक है, और इसके साथ साथ में हमारा थोड़ा सा ह्यूमिड रीजन भी, मतलब आर्द्र क्षेत्र भी वहां पे हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारा रेनफीड फार्मिंग की, जहाँ जो हमारा रेनफीड एरिया है वहां पे हमारा जो ग्रोइंग रीजन होगा वो किस टाइप का होगा, तो वो हमारा ह्यूमिड होगा,
और हमारा सब ह्यूमिड होगा, मतलब आर्द्रता वहां पे क्या होगी, अच्छी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है वहां पे मॉइस्चर ना हो, मॉइस्चर वहां पे इनफ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें क्रॉपिंग पैटर्न की। तो ड्राई लैंड फार्मिंग में आप किस प्रकार का क्रॉपिंग पैटर्न अपनाओगे? तो ड्राई लैंड फार्मिंग में हमारे पास किस चीज की कमी है? मॉइस्चर की कमी है, पानी की कमी है। तो जब पानी की कमी है तो हम क्या करेंगे, हम या तो हम क्या करेंगे, मतलब मोनोक्रोपिंग अपनाएंगे या सोल क्रॉपिंग अपनाएंगे। ठीक है, मोनोक्रोपिंग क्रॉपिंग भी अपना सकते हो आप, सोल क्रॉपिंग भी अपना सकते हो। ठीक है, सिंगल क्रॉप लगा सकते हो यहाँ पे हम। ठीक है, इंटर क्रॉपिंग भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। देखो क्यों, क्योंकि हम हमारे पास में वाटर की अवेलेबिलिटी तो बहुत कम है। अगर हम नंबर ऑफ क्रॉप सीजन में कम ग्रो करेंगे तो उससे हमारा जो सोइल के अंदर मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है वो लंबे समय तक बनी रहेगी। अगर हम ज्यादा नंबर ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, पहली बात तो होगी नहीं ग्रो, अगर कोई करने की कोशिश भी करेंगे तो क्रॉप फेलियर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रॉप ग्रो ही नहीं होगी। क्रॉप ग्रो करने का जो टाइम होता है वो हमारा मॉनसून सीजन होता है। अब मॉनसून सीजन में जितनी आप क्रॉप ले लो, जब तक हमारा मॉइस्चर सोइल के अंदर बना हुआ है, आप तब तक जितनी क्रॉप ले सकते हो। ऐसा नहीं यहाँ पे आप मल्टीपल क्रॉपिंग कर लो ना, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सिंगल क्रॉप ले सकते हो या इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हो। तो इंटर क्रॉपिंग करने का मतलब क्या है? इंटर क्रॉपिंग हम इस रीजन में इसलिए करते हैं, हम इसलिए नहीं करते यहाँ पे कि हमारा वाटर सफिशिएंट मात्रा में नहीं, हम इसलिए करते हैं यहाँ पे इंटर क्रॉपिंग कि हमारा क्रॉप फेलियर रिस्क कम हो जाए। क्योंकि हमारे पास में, हम इंटर क्रॉपिंग का मतलब क्या है कि हम दो या दो से अधिक फसलों को एक रो अरेंजमेंट में ग्रो करना, पंक्तियों के अरेंजमेंट में एक दो या दो से अधिक फसलों को ग्रो करना, तो हमारा इंटर क्रॉपिंग कहलाता है। अब इसको ग्रो करने का ड्राई लैंड फार्मिंग में, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में सीधा सा मतलब ये है कि हमको क्या करना है, क्रॉप फेलियर रिस्क को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, रिस्क को हमको कम करना है। एक फसल हमारी अगर पानी की कमी की वजह से या किसी और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हमारी वो क्रॉप एक फेल हो गई, तो दूसरी क्रॉप से हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा या हमें प्रोडक्शन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें हमारे रेनफीड एरिया की। तो रेनफीड एरिया में हम इंटर क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, डबल क्रॉपिंग भी कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो, और आप मध्य फसलें भी आप लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें हमारे, नेक्स्ट क्या है हमारा, इसके अंदर बाधाएं कौन कौन सी आती है। नंबर 6 जो पॉइंट है, कॉन्स्टेंट्स, मतलब कॉन्स्टेंट्स का मतलब है यहाँ पे बाधाएं। तो कौन कौन सी बाधाएं आती है यहाँ पे भाई? अगर हम ड्राई लैंड फार्मिंग की बात करें तो वहां पे हमारा विंड इरोजन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि वहां पे विंड वेलोसिटी बहुत हाई होती है, उसी की वजह से वहां पे सोइल के अंदर मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी बहुत कम मात्रा में होती है। क्योंकि हमारी जो विंड होती है वो क्या होती है, ड्राई होती है। तो वो जब विंड हमारी वेलोसिटी एक तो हाई है, दूसरा ड्राई है, तो जो वो हमारे रीजन से टच होके गुजरती है, सोइल सरफेस से टच होके गुजरती है, तो वो हमारे कुछ मॉइस्चर को अपने साथ ले जाती है। ठीक है, ऐसे ही वो रेगुलर बेसिस पे मॉइस्चर को मृदा से मतलब क्या करते रहेगी, कम करते रहेगी, और इसका परिणाम ये होगा, इसका जो रिजल्ट होगा, हमारे मृदा के अंदर मॉइस्चर की कमी होने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या है भाई, एक यहाँ पे क्या है, हाई विंड वेलोसिटी होती है। हमारे ड्राई लैंड फार्मिंग में हवाएं तेज चलती है, सूखी हवाएं होती है। तो जो सूखी हवाएं होती है वो मृदा के अंदर बहुत ज्यादा इरोजन करती है, मृदा को उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर देती है अपने साथ में। ठीक है, और यहाँ पे हमें वाटर इरोजन भी देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी किसी एरिया में हमको वाटर इरोजन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि ड्राई लैंड फार्मिंग में आपको दोनों कंडीशन देखने को मिलेगी। किसी पर्टिकुलर एरिया पे सूखा पड़ रहा होगा, किसी पर्टिकुलर एरिया पे आपका क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में आपके पास में मॉइस्चर होगा या वाटर लॉगिंग कंडीशन होगी। तो यहाँ पे वाटर इरोजन भी देखने को मिलेगा और आपको विंड इरोजन भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर रेनफीड फार्मिंग की, तो रेनफीड फार्मिंग हमारे क्या मिलेगा, सिर्फ वाटर इरोजन आपको देखने को मिलेगा। अगर वाटर इरोजन देखने को मिल रहा है तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहां पे शेल्टर बेल्ट ग्रो करोगे। शेल्टर बेल्ट वहां पे आप ग्रो करोगे। शेल्टर बेल्ट समझते हो, मतलब कुछ वेल डेवलप रूट वाले पौधे अपने फील्ड के चारों तरफ ग्रो कर देना, झाड़ियानुमा पौधे अपने फील्ड के चारों तरफ ग्रो कर देना, या पंक्तियों में उनको अपने फील्ड के बीच बीच में कुछ ज्यादा 10 या 15 पंक्तियों के बाद उनको ग्रो कर देना। इसलिए करते हैं हम, ताकि जो हाई विंड वेलोसिटी है वो सबसे पहले हमारे किस पे टकराए, हमारे जो हमने झाड़ियां वाले पौधे लगाए हैं या
वेल डेवलप रूट वाले पौधे लगाए हैं वो पौधों से टकराए, क्योंकि उनकी जो जड़ें होती है वो बहुत ज्यादा गहराई तक जा रही होती है और वो मृदा को अच्छे से पकड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से इरोजन भी हमारा कम होता है। दूसरा, वो विंड वेलोसिटी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, क्योंकि हमारी जो हवा है वो उनसे टकराती है। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आप समझ में आ गई होगी। जैसे हम आगे इस सब्जेक्ट को कंटिन्यू करेंगे तो ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी, वाटर इरोजन, विंड इरोजन, सारी चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। कल एक टॉपिक हमारा रहेगा इसके अंदर, वो रहेगा हमारा प्रॉब्लम इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। हमारी कौन कौन सी समस्याएं होती है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में, इसको हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आई होप ये टेबल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, वाटर इरोजन होगा, यहाँ पे विंड और वाटर दोनों होगा। ठीक है, तो आज के हमारे लेक्चर में हम आपको यही डिटेल देने वाले थे, बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है जो मैंने आपको दिया है यहाँ पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे प्रॉब्लम हमारी क्या क्या होती है हमारे ड्राई लैंड या रेडवुड फार्मिंग के अंदर। ठीक है, और उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम ऐसे कंटेंट के साथ में आपके सामने आ रहे हैं, एक अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, कंटिन्यू हम क्लास आपकी यहाँ पे ले रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको रेगुलर बेसिस पे हमारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, क्लासेस नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हम अपना लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।